23 दिसंबर की रात है। क्रिसमस के लिए सजाए हुए अपने घर से 16 साल की एना कहीं जाने निकलती है, मगर सामने किसी चीज को देख के वो अचानक रुक जाती है और उस रात से एना गायब है। अब कहानी कुछ महीने आगे चली जाती है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फेलिक्स को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि एक अर्जेंट पुलिस केस है, तो वो धुंधले रास्तों से कार चलाते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। पुलिस ने उसे एक्स डिटेक्टिव वॉगल को एग्जामिन करने बुलाया है। वॉगल के कार का एक्सीडेंट हुआ था, मगर वॉगल को खरोच तक नहीं आई। उसके शर्ट पे खून के धब्बे पाए गए हैं, जो वॉगल के नहीं है। वॉगल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में एक सेलिब्रिटी की तरह फेमस है। कुछ महीने पहले गायब हुई एना की केस को सुलझाने के लिए वो इस एवेकोट गांव आया था। एक्सीडेंट की वजह से वॉगल मेंटली डिस्टर्ब है। फेलिक्स को 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने स्टाइल से वॉगल को सवाल करके उसके दिमाग को टटोलने की कोशिश करता है। फेलिक्स जानना चाहता है वॉगल के शर्ट पे लगा ब्लड किसका है। तो अब वॉगल अपनी कहानी शुरू करता है। एना के मिसिंग का केस वॉगल को सौंपा गया था। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। केस की तहकीकात के लिए वॉगल इस वीरान एवोकोट गांव आता है और एक कैफे चला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही लोकल कैफे से मिलती है। कैफे का ओनर बताता है कि कभी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था, मगर अब कुछ गिने चुने लोग यहाँ बचे हैं। यहाँ लोगों ने अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, जिसे चर्च की तरह ट्रीट किया जाता है। वॉगल को खुद पे बहुत घमंड है, तो वो ओनर से कहता है कि अब जल्दी यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी। अब वॉगल अपने असिस्टेंट बोर्जिस के साथ शहर के एंट्री पे बसे पेट्रोल पंप का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, क्योंकि अगर एना शहर से बाहर गई होगी तो इसी रास्ते से गई होगी। अंदर या बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं। अब वॉगल एना के पेरेंट्स से मिलता है। पेरेंट्स से पता चलता है कि एना एकदम शांत, सरल और धार्मिक विचारों की लड़की थी, जिसे कैट बहुत पसंद थी। ब्रेसलेट बनाना उसका शौक था। 23 दिसंबर की रात को वो कम्युनिटी सेंटर प्रेयर करने निकली थी, मगर वहां नहीं पहुंची। वॉगल उनसे कहता है कि वो मीडिया से बच के रहे, क्योंकि न्यूज मीडिया वाले बाल की खाल निकालने में एक्सपर्ट होते हैं और छोटी सी चीज को टीआरपी के लिए बड़ा चढ़ा के गलत तरीके से पेश करते हैं। अब घर के बाहर आते ही वॉगल की नजर गांव के सुनसान घरों और रास्तों पे जाती है, मगर वो जैसे ही तालियां बजाता है लोग अपने अपने घर से बाहर झांकने लगते हैं। वॉगल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए एक बड़ा सा हॉल डिपार्टमेंट से मांग लिया है। लोकल पुलिस समझ नहीं पा रही एक लड़की के गायब होने पर इतना फार्स क्यों। वॉगल सबकी क्रिसमस की छुट्टियां कैंसिल करता है। वो बताता है कि एना शाम को 7 बजे कम्युनिटी सेंटर जाने निकली। सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, मगर वो वहां नहीं पहुंची। वो शहर से भागी नहीं, वरना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में दिखाई देती। जहाँ सिर्फ ताली की आवाज से लोग बाहर आते हैं, वहां से एक लड़की गायब हुई और किसी को कुछ पता नहीं। एना के फोन पे सिर्फ 6 नंबर थे, 4 उसके फैमिली के, एक कम्युनिटी सेंटर का, तो छठा उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिसिला का। घर से निकलते ही 5 मिनट के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था, फिर वो कभी ऑन नहीं हुआ। किसी किडनैपर का अब तक फोन नहीं आया जो 24 घंटों के अंदर आ जाता है। एना को किसी ऐसे आदमी ने किडनैप किया है जो एना को अच्छी तरह जानता था, और एना उसे। अब कम्युनिटी हॉल में एना की वापसी के लिए दुआ की जाती है। वॉगल चाहता है कि इस केस की चर्चा हो, जिससे उसे पब्लिसिटी मिले। वो पुलिस डिपार्टमेंट का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता है, जो अब तक इस केस को मामूली केस समझ रहे हैं, जो वॉगल की शान के खिलाफ है। मगर जब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगता, ये हो नहीं सकता। मगर वॉगल ऐसे खेलों में शातिर है, तो अब वॉगल अपनी ही टीम के कुछ लोगों को फोरेंसिक जैसा ड्रेस पहना के नदी किनारे छानबीन पे लगा देता है, जिसका वीडियो न्यूज चैनल को दिया जाता है। तो अब इस केस के मीडिया में चर्चे होने लगते हैं। मीडिया अटेंशन के कारण पुलिस हेडक्वार्टर अलर्ट मोड पे आता है। वो एक्स्ट्रा ऑफिसर्स को वॉगल की हेल्प के लिए भेज देता है। अब वॉगल को दी गई जगह टेक्निकल और पुलिस ऑफिसर से भर जाती है, जैसा वॉगल ने प्लान किया था। यहाँ वॉगल के डार्क साइड का पता चलता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन सबूत या फोरेंसिक रिपोर्ट से नहीं चलती, बल्कि वो मीडिया को हाइप बना के सिस्टम पे प्रेशर डाल के केस को अंजाम देता है। वॉगल ने पकड़े हुए मुजरिम को ठोस सबूत न होने के बावजूद मीडिया और पब्लिक प्रेशर के चलते सजा देनी पड़ती है, क्योंकि वॉगल ने लोगों की सेंटिमेंट्स को ऑलरेडी भड़काया होता है। तो अब इस तामझाम से और एना केस की बढ़ती रेटिंग को देख के वॉगल खुश होता है। तभी एना के फादर उसे एना की डायरी देते हैं, जिसमें सब कुछ अच्छा ही लिखा है। वॉगल समझ जाता है ये एना की असली डायरी नहीं है, उसकी पर्सनल डायरी कहीं और है। तो स्टेला नाम की करप्ट रिपोर्टर केस के बारे में जानने के लिए वॉगल से हाथ मिलाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के केस को हाइप करना चाहते हैं, जिसमें दोनों का स्वार्थ है। स्टेला को लगता है कि एना का कोई बॉयफ्रेंड है, जो बात उसने सीक्रेट रखी थी। तो अब वॉगल के कहने पे स्टेला अपने न्यूज में कहती है कि पिछली रात किसी अनजान आदमी ने एना के घर के सामने स्टफ कैट रखी थी। न्यूज देख के दूर दूर से लोग एना के वापसी की दुआ करने उसके घर के सामने भीड़ जमा करते हैं। वॉगल को लगता है कि एना का किडनैपर भी उसमें आएगा। भीड़ में एक अनजान आदमी
इस तामझाम को रिकॉर्ड करते हुए उसे दिखाई देता है, जो चुपके से वहां रखी एक स्टफ कैट को उठा लेता है। डिटेक्टिव मेगन की नजर उस पर पड़ती है, मगर उसे अरेस्ट करने के बदले वो उसके पीछे अपने एक आदमी को भेज देती है। अगले दिन ये न्यूज आती है कि लोकल पुलिस एना के केस में कोई कदम नहीं उठा रही, क्योंकि वो गांव के हर घर पे छापा नहीं मार रही। ये न्यूज वॉवल ने ही फैलाई होती है, मगर मेगन ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो इसी एवोकोट गांव की है। वो उन लोगों की नजर में गिर जाएगी। मगर वॉवल कंफर्म है कि मुजरिम इसी गांव का कोई है, वरना ये पॉसिबल ही नहीं कि एना गांव के अंदर से ही गायब हो जाए। वॉवल को लगता है कि शायद अब एना जिंदा भी नहीं। अगर किलर को पकड़ने के पहले एना की लाश मिली तो पूरा मीडिया उन्हें निकम्मा ठहरा के उन पर टूट पड़ेगा और पब्लिक का गुस्सा तो अलग होगा। इसलिए जल्द से जल्द किसी ना किसी को तो मुजरिम ठहराना होगा, जिसके लिए मेगन तैयार होती है। रात को टीवी पे स्टेला का एक लॉयर लुइस के साथ इंटरव्यू आता है, जिसने रोमियो नाम के शख्स का केस हैंडल किया था, जिसे वॉगल ने बॉम्बर ठहरा के अरेस्ट किया था। मगर बाद में उसकी बेगुनाही के सबूत मिले तो उसे छोड़ना पड़ा। जेल से बाहर आने के पहले ही रोमियो की हार्ट फेल से मौत हुई थी, जिसका जिम्मेदार वॉगल को ठहराया गया था। लुइस कहता है कि वॉगल मीडिया और पब्लिक को गुमराह करता है, फिर केस को कवर करने के लिए किसी बेगुनाह को नकली सबूतों के साथ कोर्ट में खड़ा करता है। कमाल की बात यह है कि ये इंटरव्यू स्टेला ले रही है, जिसने 2 दिन पहले ही वॉगल से हाथ मिलाया था। टीआरपी की दुनिया में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तभी वॉगल को बोर्जिस से पता चलता है कि उस कैट उठाने वाले शख्स का नाम मैटिस है, जो डॉक्टर फेलिक्स का पेशेंट है। तो अब वॉगल मैटिस के घर पहुंचता है। घर के बेसमेंट में उसे मैटिस का लैपटॉप मिलता है, जिस पर एना का वॉलपेपर है। जाहिर है ये मैटिस एना का दीवाना है। लैपटॉप में उसे एना के कुछ वीडियोस मिलते हैं, जो मैटिस ने चोरी छुपे शूट किए हैं। तभी मैटिस वहां आता है तो शातिर वॉगल अब मैटिस से सौदा करने लगता है कि वो उसे उस जगह ले जाए जहाँ उसने एना को छुपा के रखा है। अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे भी फेमस कर देगा और सजा भी कम दिलाएगा। मगर मैटिस वॉगल को कुछ वीडियोस दिखाता है, जिसमें एक सफेद जीप हर बार एना का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है। वॉगल समझ जाता है जो कोई उस सफेद जीप में है वही एना का किडनैपर है। अब कहानी और थोड़े पीछे चली जाती है। मतलब एना के गायब होने के 1 दिन पहले हमारे सामने आता है मार्टिनी, जो उसी कॉलेज में लिटरेचर का प्रोफेसर है जहाँ मैटिस पढ़ता है। लेक्चर के बाद प्रिसिला नाम की लड़की मार्टिनी को कन्विंस करती है कि वो उसे प्राइवेटली एक स्क्रिप्ट के लिए गाइड करे, जो उसे एक चैनल पे टेलीकास्ट करना है। ये प्रिसिला एना की वही एकलौती दोस्त है, तो प्रिसिला मार्टिनी को अपना मोबाइल नंबर देती है। तभी हमें पता चलता है वो सफेद जीप इसी मार्टिनी की है। मार्टिनी एक शांत और सरल स्वभाव का फैमिली मैन है। वो अपनी वाइफ जेसिका और बेटी मोनिका के साथ कुछ ही महीनों पहले इस एवोकोट गांव में शिफ्ट हुआ था। जेसिका एक कॉर्पोरेट लॉयर थी, मगर अब अनएम्प्लॉयड है। मार्टिनी कर्जे तले दबा हुआ है और इसी बात की चिंता दोनों को है। ट्रैकिंग का शौकीन मार्टिनी अगले दिन अकेला ही माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। और आज 23 दिसंबर है, जिस दिन एना गायब हुई थी। रात को मार्टिनी घर लौटता है। जेसिका तकरार करती है कि पूरे दिन मार्टिनी का फोन स्विच ऑफ था। मार्टिनी उसे बैटरी डाउन होने की वजह देता है। टीवी पे एना के मिसिंग की खबर चल रही है। एना भी मार्टिनी के कॉलेज में पढ़ती थी। तभी जेसिका मार्टिनी के हाथ पे लगे जख्म को नोटिस करती है। मार्टिनी बहाना बनाता है कि माउंटेन पे फिसलने से वो जख्म हुआ। मोनिका भी पैसों की तंगी को लेके अपने डैडी पे हमेशा नाराज रहती है। अगले दिन मार्टिनी प्रिसिला को एक मैसेज करता है, जिसे वो इग्नोर करती है। 1 हफ्ता गुजरता है। पुलिस सब जगह एना को तलाश रही है। रात को मार्टिनी एक शॉप में जाता है कि तभी टीवी पे न्यूज आती है पुलिस सफेद जीप की तलाश में है, जिसपे कीचड़ का दाग लगा है। शॉपकीपर मार्टिनी की जीप को पहचान लेती है, तो मार्टिनी कैसे वैसे वहां से भाग लेता है। वो घर पहुंचता है तो देखता है सब चैनल पे उसी की जीप दिखाई जा रही है। वो देख के जेसिका और मोनिका हैरान होती है। मार्टिनी पुलिस को फोन करके बताता है कि वो जीप उसी की है। पुलिस भी उसे बताती है कि वो ये सब पहले से जानती है। बोर्जिस उसे बताता है कि मीडिया ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है, तो बेटर है वो अपना वकील रेडी रखे। मगर ये वॉगल का प्लान होता है अपने शिकार को इस कदर डराने का कि वो खुद ब खुद जुर्म कबूल करे। यहाँ पता चलता है कि जिस दिन वॉगल को मैटिस से मार्टिनी की जीप के बारे में पता चला, उसी दिन से वो उस पे नजर रखे हुए था। यहाँ घर में जेसिका को भी मार्टिनी पे शक होता है, क्योंकि उस दिन मार्टिनी का लेट घर पहुंचना, पूरे दिन उसके फोन का स्विच ऑफ होना, उसके हाथ का वो जख्म, इन सब बातों ने मार्टिनी को शक के घेरे में डाल दिया है। तभी रिपोर्टर्स मार्टिनी के घर को घेर लेते हैं। उनका घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। पब्लिक तो मार्टिनी को दोषी तक ठहरा देती है। वो उस पे हमला करती है, मगर आइन वक्त पे लुइस आके उसे बचाता है। लुइस मार्टिनी से कहता है कि सब वॉगल की चाल है। वो तुम्हें प्रेशराइज कर रहा है, डरा रहा है। अगर उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत होते तो वो पहले ही तुम्हें अरेस्ट करता। वॉगल ऐसा ही काम करता है।
वो किसी से गुनाह कबूलवाने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करता है। उसी ने टीवी वालों को वो वीडियो दिया होगा, मगर वो कोई सबूत नहीं जिससे ये साबित हो कि तुम मुजरिम हो। स्ट्रेस में आके गुनाह मत कबूल करना। लुइस बताता है कि पिछली बार वॉगल ने यही चाल मेरे क्लाइंट रोमियो के खिलाफ चली, तो अब वो मार्टिनी को सलाह देता है कि ये एना केस हाई प्रोफाइल केस बन चुका है जिसमें उसे उसके जैसे वकील की जरूरत पड़ेगी। लुइस उसे डराता है कि ये तो शुरुआत है, आफत तो आगे आनी है। यहाँ स्टेला भी जानती है कि वॉगल के पास मार्टिनी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, वो तो सिर्फ मार्टिनी के टूटने का इंतजार कर रहा है। यही चाल मार्टिनी ने रोमियो केस के वक्त चली थी। मार्टिनी और जेसिका लुइस को हायर करने का फैसला करते हैं कि तभी सर्च वारंट लेके बोर्जिस उसके घर पहुंचता है। वो मार्टिनी के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल लेता है। मार्टिनी के जीप को भी जब्त किया जाता है, मगर फोरेंसिक को जीप में सिर्फ कैट के बाल मिलते हैं। वॉगल को लगता है कि हो सकता है मार्टिनी ने एना को कैट का लालच देके किडनैप किया हो। दूसरी ओर लुइस मार्टिनी को सलाह देता है कि फिलहाल तो उसे ये भूलना चाहिए कि वो दोषी है या इनोसेंट। उसे इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वो इस केस से कितना कमा सकता है। तो अब लुइस मार्टिनी और जेसिका के सामने अपना प्लान रखता है। वो बताता है कि कुछ सालों से पुलिस उस बॉम्बर को ढूंढ रही थी जो टीन में बॉम्ब छुपा के सुपरमार्केट में रखता था। ऐसे ब्लास्ट में कई लोग जख्मी हुए, मगर जान किसी की नहीं गई। तब वॉगल ने एक अकाउंटेंट को टारगेट किया जिसे उस दिन सुपरमार्केट में देखा गया था, जिसका नाम रोमियो था, मगर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। वॉगल ने मीडिया के जरिए इस केस को ऐसे हाइप किया कि पब्लिक रोमियो को ही कसूरवार मानने लगी। प्रेशर के चलते कोर्ट भी कन्विंस हुई। रोमियो को 10 साल की सजा हुई, मगर 4 साल बाद बिना ठोस सबूत के चलते हाई कोर्ट ने रोमियो को छोड़ दिया। कॉम्पनसेशन की तौर पे रोमियो को मैंने $1 मिलियन दिलवाए, मगर बदकिस्मती से उसके पहले ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई। पैसा इंपॉर्टेंट है, इज्जत नहीं। इज्जत तो पैसे से होती है। दूसरी ओर प्रिसिला मीडिया को मार्टिनी का मैसेज दिखा के बताती है कि मार्टिनी ने उसे भी फांसने की कोशिश की थी, मगर नसीब से वो बच गई। इस न्यूज से जेसिका डिस्टर्ब होती है। दोनों का झगड़ा वॉगल स्पाई माइक्रोफोन के जरिए सुनता है, जिसमें उसे पता चलता है कि मार्टिनी पहले भी किसी लड़की के चक्कर में फंसा था और इसी वजह से वो उस शहर को छोड़ के यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो अब जेसिका मोनिका के साथ घर छोड़ के चली जाती है। स्टेला मार्टिनी को और डराती है कि मीडिया और पब्लिक अब उसके खिलाफ हो गई है। स्टेला अपने चैनल पे मार्टिनी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रखना चाहती है, जिसके वो मार्टिनी को काफी पैसे देने को तैयार होती है, क्योंकि एक बार अगर मार्टिनी जेल गया तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। मगर मार्टिनी को यकीन है कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वो स्टेला की ऑफर को ठुकरा देता है। तभी वॉगल को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है कि मार्टिनी इनोसेंट है। उसे लगता है स्टेला ने वो मैसेज भेजा होगा, तो वो उसे इग्नोर करता है। अगले दिन मार्टिनी कुछ काम कर रहा होता है कि उसे वॉगल का कॉल आता है। वो कुछ सोच के अपने हाथ का बैंडेज निकाल के जख्म को हथियार से काट के फिर से ताज़ा कर देता है। रात को वो वॉगल से मिलने कैफे जाता है। वॉगल मार्टिनी से कहता है, मैं तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने का एक चांस देता हूँ। तुम्हारी जीप में भले एना के डीएनए नहीं मिले, मगर हमें उस कैट के बाल मिले हैं जो कुछ दिनों पहले एना के पास थी। उसके गले में एना ने बनाया ब्रेसलेट भी है। मैटिस ने तुम्हें एना पे वॉच रखते हुए शूट किया है। तुमने पता किया कि एना को कैट बहुत पसंद है, तो तुमने उस शाम एना को लुभाने के लिए कैट का इस्तेमाल किया। अब एना भी गायब है और कैट भी। मार्टिनी वॉगल से एक ही बात कहता है, शैतान की एक ही गलती होती है कि उसे अपने आप पे घमंड होता है। अगले दिन पुलिस को बड़ी सफलता मिलती है। उन्हें ग्रैंड होटल के पास वाले जंगल में एना की बैग मिलती है। तो अगले दिन वॉगल पूरे क्लास के सामने मार्टिनी को अरेस्ट करता है, क्योंकि एना की बैग पे पुलिस को मार्टिनी के खून का धब्बा मिला है। अब कहानी प्रेजेंट पीरियड में आती है। फेलिक्स वॉगल को बताता है कि 30 साल पहले मैसिव हार्ट अटैक आने के बाद उसकी 3 बार बाईपास सर्जरी हुई। उसके बाद वो सब एडवेंचर छोड़ के अपनी फैमिली के साथ इस एवेकोट गांव में बस गया। फेलिक्स वॉगल को रोमियो की न्यूज दिखा के कहता है, तुम्हारी वजह से इसे अटैक आया और उसकी मौत हो गई। रोमियो बेगुनाह साबित हुआ था। वॉगल बताता है कॉम्पनसेशन के उसे $1 मिलियन मिले, जो तुम और मैं जिंदगी भर नहीं कमा सकते। अगर रोमियो को दोषी ठहराना गलती थी, तो उसकी अरेस्ट के बाद स्टोर के बॉम्ब ब्लास्ट कैसे बंद हुए? वॉगल बताता है, उस रात मार्टिनी जब मुझसे मिलने आया तो गलती से वो अपने खून का धब्बा वही टेबल पे छोड़ गया। उसी धब्बे को बैग पे लगे खून के साथ मैच किया गया। वॉगल बताता है, मैं होटल लौटा तो मुझे मोबाइल पे वही मैसेज आया कि मार्टिनी इनोसेंट है। मैंने उस नंबर पे कॉल बैक किया और उस अननोन इंसान से मिलने गया। वो बुजुर्ग जर्नलिस्ट लिंडा थी, जिसने मुझे किसी फॉगमैन की स्टोरी बताई, जिसने 30 साल पहले 6 लड़कियों को किडनैप किया था। वो लड़कियां इसी इलाके से गायब हुई थी। उनकी लाशें न मिलने से घर वाले यही समझे कि वो घर से भागी होगी।
उन 6 लड़कियों में 3 बातें कॉमन थी। सभी 15-16 साल की थी। उन सभी 6 लड़कियों के बाल लाल कलर के थे और उन सभी के चेहरे पे सनस्पॉट थे। एना का केस इनसे मिलता जुलता था क्योंकि यही सब बातें एना में भी थी। लिंडा का मानना था कि वो फॉगमैन वापस लौटा है और इसीलिए मार्टिनी बेगुनाह है। लिंडा पिछले 30 साल से इस फॉगमैन पे रिसर्च कर रही थी और उसी फॉगमैन ने मेरे नाम से उसके दरवाजे पे एक पैकेट छोड़ा। उसमें एना की असली डायरी थी। मैंने वो डायरी पढ़ी। उसमें एना ने उसके क्रश ओलिवर का नाम लिखा था जिसे वो लास्ट समर वेकेशन पे मिली थी। एना ओलिवर के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसने ओ इनिशियल अपनी कलाई पे लिख दिया। वॉगल बताता है उस डायरी में मेरे लिए छोड़ा हुआ एक फोटो भी था। मैं उस लोकेशन पे पहुंचा और वहाँ खुदाई करने पर मुझे एक वीडियो टेप मिली जिसे प्ले करने पर पता चला किडनैपर ने उसे एना को मारने के वक्त शूट किया था, जिसमें एना और मास्क पहना वो किडनैपर नजर आ रहे थे। किडनैपर ने उस वीडियो में और एक फोटो दिखा के मुझे उस लोकेशन की तरफ पॉइंट किया। वो फोटो ग्रैंड होटल का था जो वीरान पड़ा था। मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे पता चला किडनैपर ने मुझे बेवकूफ बनाया है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं गुस्से में टेप को डिस्ट्रॉय कर ही रहा था कि वही छुपी स्टेला और बाकी रिपोर्टर्स ने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के नाम पे मुझे एक्सपोज किया। मुझे जॉब से हाथ धोना पड़ा। अब वॉगल की नजर फेलिक्स के क्लिनिक के दीवार पे जाती है। वो फेलिक्स से पूछता है कि दीवार पे सब जगह एक तरह की रेड बैंड फिश के सुवेनियर क्यों लगे हैं। फेलिक्स बताता है वो 6 फिश है जो मैंने पकड़ी थी। मुझे ये फिश इसलिए पसंद है क्योंकि ये रेयर है। फेलिक्स बताता है कि आखिरी छठी फिश को पकड़ने के वक्त मुझे मैसिव अटैक आया। मैं दर्द से तड़पने लगा। पास ही तड़पती फिश को देख के मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने फिशिंग छोड़ दी। वॉगल फेलिक्स को बताता है कि इसी फिश की तरह उस लिंडा ने मुझे चारा बना के उस टेला को पॉपुलैरिटी दिला दी। वो फॉगमैन सब मनगढ़ंत कहानी थी। फेलिक्स वॉगल से पूछता है तुम कार से तेजी से क्यों भाग रहे थे? ना तुम्हें किसी तरह का शॉक लगा है ना तुम्हारी मेमोरी गई है। वॉगल बताता है मैं उस किलर को अपनी कार के नीचे कुचल के भाग रहा था जिसने एना का मर्डर किया था। अब कहानी फ्लैशबैक में मार्टिनी की तरफ मुड़ती है जिसे कोर्ट ने बाइज्जत रिहा किया है। ये बात भी सामने आई थी कि वॉगल ने झूठे सबूतों के सहारे मार्टिनी को फंसाने की कोशिश की थी, जैसे उसने रोमियो को फंसाया था। मार्टिनी की फैमिली भी लौट आती है। लुइस मार्टिनी को सलाह देता है कि उसे सजा के बदले कॉम्पनसेशन तो मिलेगा ही, बल्कि उसके खिलाफ न्यूज देने वाले चैनल को स्यू करने पर भी पैसे मिलेंगे। जेसिका बताती है कि कुछ चैनल्स और पब्लिशर उसे कहानी के लिए मुंह बोले पैसे देने को भी तैयार है। यानी कभी कर्जे में डूबा हुआ मार्टिनी अब मिलियनेयर बन चुका था। वॉगल को एना की केस से हटा के उस केस को बोर्जिस और मेगन के हवाले कर दिया जाता है। मीडिया भी इस बात पे कन्विंस हुई थी कि एना के लापता होने के पीछे फॉगमैन है। वॉगल बोर्जिस को आगाह करता है कि वो रिपोर्टर के ट्रैप में फंस रहा है। अब वॉगल स्टेला को कॉल करके बताता है कि उसके पास एना की असली डायरी है जो वो उसके शो में सबके सामने प्रेजेंट करने में इंटरेस्टेड है। वॉगल चाहता है कि एना का लवर ओलिवर भी प्रोग्राम में आए। स्टेला बताती है कि ओलिवर तो आने को तैयार नहीं क्योंकि वो एना का वन साइडेड लव था। हाँ, मगर मार्टिनी जरूर आ रहा है। अब वॉगल जैसे ही सेट पे पहुंचता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो वहां आए हुए मार्टिनी की कलाई पे उसी ओ के इनिशियल को देखता है जिस निशान के बारे में एना ने डायरी में लिखा था और जिसके बारे में एना के सिवा और कोई नहीं जानता था। यहाँ मूवी का असली राज खुलता है। कर्जे के बोझ तले दबे हुए मार्टिनी ने रोमियो की केस को स्टडी किया कि कैसे वॉगल ने अपने शातिर दिमाग से उसे दोषी ठहराया, मगर बाद में 4 साल बाद रिहा होने पर उसे $1 मिलियन का कॉम्पनसेशन दिया गया। वॉगल की घमंड को उसने भांप लिया तो दूसरी ओर उसने 30 साल पहले एवोकोट गांव के आसपास मर्डर करने वाले फॉगमैन के बारे में इंटरनेट से जानकारी हासिल की। फिर वो अपनी फैमिली के साथ इसी एवोकोट गांव में शिफ्ट हुआ। उसने रोमियो वाला सीन अपने खुद के ऊपर दोहराने का प्लान बनाया। उसने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली एना को टारगेट किया क्योंकि एना में वो सारी बातें थी जो फॉगमैन की विक्टिम लड़कियों में थी। मार्टिनी ने नोटिस किया था मैटिस एना की वीडियो को शूट करता रहता है, तो वॉगल के लिए सबूत बनाने के लिए वो हर बार मैटिस के रिकॉर्डिंग के सामने आ जाता था। इसीलिए उसने अपनी जीप पे लगा वो कीचड़ का धब्बा कभी नहीं वॉश किया ताकि मीडिया उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। प्रिसिलिया को भी उसी ने मैसेज करके उसके खिलाफ बोलने के लिए उकसाया। उसे पता चला एना को कैट्स पसंद है, तो 23 दिसंबर के दिन ट्रैकिंग का बहाना करके वो घर से निकला। उसने कैट का लालच देके शाम को एना को किडनैप किया। फिर वो उसे उस वीरान ग्रैंड होटल लेके आया। पूरे प्लान के साथ उसने मास्क पहन के एना का और उस फोटो का वीडियो निकाला जिसे बाद में वो वॉगल को फंसाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। फिर उसने एना को पॉइजन का इंजेक्शन देके मार दिया। वॉगल को ट्रैप करने के लिए एना की डायरी में क्रॉस वाली जगह का फोटो रखा और उसे एनवलप में डाल के वॉगल के नाम से लिंडा के दरवाजे पे छोड़ दिया। फिर कैसेट को क्रॉस के नीचे छुपा दिया। अपने हाथ को काट के उसका ब्लड बैग पे लगा के
एना के बैग को होटल के पीछे जंगल में फेंक दिया। कैफे में वॉगल के साथ मीटिंग के वक्त भी उसने अपना ब्लड जानबूझ के वॉगल के सामने टेबल पे छोड़ दिया ताकि बैग पे लगे ब्लड के साथ वो उसे मैच कर सके। वो जानता था वॉगल की मेंटेलिटी को जान के कोर्ट उसे सबूत नहीं मानेगी। वो चाहता था वॉगल वही गलती करे जो उसने रोमियो के वक्त की थी, यानी बेसलेस सबूतों के बलबूते पे मार्टिनी की गिरफ्तारी और ठोस सबूत न होने के बेसिस पे लुइस उसे आसानी से छुड़ा सके। मार्टिनी वॉगल के जाल में नहीं बल्कि वॉगल मार्टिनी के जाल में फंसते गया। मगर हर किलर कोई ना कोई गलती करता है, तो मार्टिनी ने भी गलती की। उसे एना की कलाई पे वो ओ का इनिशियल दिखा, जिससे ऑब्सेस होके उसने वही निशान अपनी कलाई पे बनाया। वो निशान जिसके बारे में सिर्फ एना जानती थी। वॉगल को अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने शो के बाद मार्टिनी को अपनी कार के नीचे कुचल के मार दिया। अब सब कन्फेस करने पर पुलिस वॉगल को अरेस्ट करती है। फेलिक्स भी अपना काम खत्म करके घर पहुंचता है। वो बेडरूम में जाके कंफर्म करता है कि उसकी फैमिली सो रही है। फिर वो गैरेज जाके वहाँ अंदर छुपाया हुआ एक पुराना बक्सा निकालता है और जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करता है मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है, क्योंकि उस बक्से में 6 लड़कियों के लाल कलर के बाल होते हैं। मतलब फेलिक्स ही वो फॉगमैन था जिसने 30 साल पहले उन 6 लड़कियों को किडनैप करके उनका मर्डर किया था और उनके बालों को मछली के चारों के रूप में सुवेनियर के तौर पे अपने पास रख दिया था। फेलिक्स जिन 6 रेड बैंड मछलियों का जिक्र करता था वो दरअसल ये लड़कियां थी और आखिरी लड़की का मर्डर करने के बाद उसे वो मैसिव हार्ट अटैक आया था। सामने तड़पती लड़की को देख के उसे अपने दर्द का एहसास हुआ और उसने किलिंग छोड़ दी। एक सीरियल किलर ने दूसरे 2 किलर का राज खोला था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, हाइप करना और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।